ये चाइना का है और अब ये अनकंट्रोल्ड हो चुका है। That's why it is falling on the earth and it can be fall anywhere on the earth. So it is very dangerous that where it will be fall. तो आपको ये जानना बेहद ही जरूरी हो चुका है कि क्या था लॉन्ग मार्च 5 भी, क्यों चाइना ने इसे लॉन्च किया था और ये अनकंट्रोल्ड हुआ कैसे, और अगर ये गिरेगा तो कितना ज़्यादा तबाही मचा सकता है और इसके क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि किस जगह पे ये गिरेगा। अभी की जो रेसेंट न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही हैं जिसमें अभी तक किसी का कोई प्रेडिक्शन नहीं आया है कि एक्चुअली ये गिरेगा कहाँ, बट फाइनली जो अमेरिका ने अपना प्रेडिक्शन दिया है उसके ऊपर हम इस वीडियो में देखेंगे और किस तरीके से इस लॉन्ग मार्च 5 को लॉन्च किया गया था, क्या इसकी वजह थी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, TCU5 राज ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं एंड t.me/exam warriors begins। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है लॉन्ग मार्च 5B। एक्चुअली चाइना का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट जो कि अ, अभी रिसेंट में इसे लॉन्च किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग मार्च जो है वो पहला ऐसा इनका सैटेलाइट या फिर जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है। इसके काफ़ी सारे सीरीज हैं, उन सीरीज में से जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट सीरीज है वो है लॉन्ग मार्च 5B। इसके बारे में बता दें कि ये जो है ये चाइना का टेस्ट फ्लाइट था, है ना। ये चाइना का टेस्ट फ्लाइट था, यानी कि इसे टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का सब उद्देश्य जो था दैट इज एक्चुअली ये जो क्राफ्ट था वो अनमैन्ड था, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसमें कोई भी मेन नहीं थे और अनमैन्ड ही ज़्यादातर जो रॉकेट होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। अगर साइंटिस्ट को भेजना होता है कहीं स्पेस में तो वहां पर मेन्ड सैटेलाइट भेजी जाती हैं, बट ये अनमैन्ड था और इसको भेजने का जो टेस्टिंग था वो ये था कि किस तरीके से, जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो कि टेस्ला का है उनके द्वारा भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग चाइना ने भी ये सोचा था कि उसके द्वारा ये जो लॉन्ग मार्च मिशन है उसे भेजा जाए और इसे वापस धरती पर ले आया जाए ताकि इसे रीयूज किया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है द स्पेस क्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ सर्विस एंड डिसेंट रिटर्न मॉड्यूल। ओके, ये रिटर्न मॉड्यूल था जिसमें इसको रिटर्न किया जा सके अर्थ पे और इसे रीयूज किया जा सके, विच इज लार्जर देन सेंजो। द मिशन गोल इज द क्रू कैप्सूल टू रिमेन इन ऑर्बिट for one day, है ना। Therefore, before carrying out a controlled atmospheric descent, and the return module will be recovered and reused 10 times. That means कि इतना ज़्यादा ये पावरफुल है कि आप इसे स्पेस में भेज सकते हैं, वहाँ पर वन डे होल्ड कर सकते हैं और फाइनली इसे आप वापस लेकर आ सकते हैं अर्थ पे और इसे 10 बार रीयूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये मिशन काफ़ी अच्छा था और चाइना इसमें सक्सेसफुल होना चाहता था, बट दिस इज फाइनली टोटली फेल्ड एंड ये जो रॉकेट है वो उनसे अनकंट्रोल हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि ये जो रॉकेट है इसका कैपेसिटी जो है वो 3 क्रू मेंबर्स की होती है, यानी कि यहाँ पे 3 लोग इसके साथ जा सकते थे। ये जो ऊपर का टॉप हेड देख रहा हो ये होता है पेलोड्स, ठीक है, ये पेलोड होता है और यही सबसे ओरिजिनल चीज होती है किसी भी रॉकेट की। इसके नीचे की जो पार्ट्स होते हैं उसमें फ्यूल इंजन्स एंड जो भी इसके पार्ट्स जो होते हैं वो इंजन के पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी इसके बाद इसमें। एक्चुअली इसकी जो वेट थी दैट इज 500 किलोग्राम ऑफ लॉजिस्टिक। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा रॉकेट है और इसकी जो लेंथ है दैट इज 2 लार्ज सोलर पैनल अरे एंड फ्यूल सेल्स डायमेंशन हाइट 8.8 मीटर एंड मास दैट इज 21.6 टन। तो ये तो इसके कैप्सूल की बताई जा रही है, लेकिन अगर इसका टोटल हाइट देखी जाए दैट इज 53.7 मीटर, दैट इज ह्यूज एक्चुअली, एंड डायमीटर इज 5.2 मीटर। तो ये स्टेज 1 था इस रॉकेट का और यहाँ पर इतना बड़ा रॉकेट अगर कहीं अर्थ पे गिरता है, हालांकि ये पूरा ही का पूरा नहीं गिर रहा है, इसके कुछ पार्ट्स गिर रहे हैं। आपने जैसा देखा होगा कि जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके सारे पार्ट जो है वो स्पेस में नहीं जाते,
वापस अर्थ पे आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ पार्ट्स ये वाले, ये जो आप साइड साइड में देख रहे हो ये दोनों पार्ट, इसमें होता है फ्यूल। और ये जो फ्यूल है वो इस रॉकेट के इंजन को चालू रखने में काम आता है। और इस फ्यूल में होता है केरोसिन। मैं यहाँ पर सारे डिटेल आपको दिखा रहा हूँ, मे बी ये विजिबल ना हो उतना अच्छे से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नंबर 1 ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है, इसका पेलोड फेयरिंग्स है। यानी कि अगर क्रू मेंबर्स की बात करें या कोई सैटेलाइट की बात करें तो वो जो भी चीजें होंगी वो इस पेलोड में ही रखी जाती हैं। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर सेकंड नंबर पे पोजीशन पे है और उनकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। फोर्थ नंबर पे जो है व्हीकल इक्विपमेंट बे होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ से ये जो होता है नीचे की तरफ हो जाता है और ये यहाँ से कट के पेलोड जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 5, 6, 7 और 8, 9 है, जिसे बताया कि LS2 टैंक होता है, इंटर टैंक सिलेक्शन होता है, LOX टैंक होता है, YF-75D इंजन होता है और 9th नंबर पे इंटर स्टेज होता है। तो ये जो मेन पार्ट जो होते हैं किसी भी रॉकेट का वो उसके टॉप हेड में होता है। इस टॉप हेड के बिलो की बात करें तो यहाँ पर ये जो साइड साइड में देख रहे हो जो 17 नंबर है वहां पर ये LOX टैंक होता है और 18 नंबर पे इंटर टैंक सेक्शन होता है और 19 नंबर पे जो आप देख रहे हो ये जो एरिया है यहाँ पर टैंक में फ्यूल डाला गया होता है जो कि कैरोसिन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी रॉकेट छोड़े जाते हैं उन सब में कैरोसिन भरा जाता है क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है और ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर काफी तेजी से अभिक्रिया करता है और काफी पावरफुल फोर्स एक्चुअली पैदा करता है। तो फाइनली यहाँ पर ये 19 में जो देख रहे हो आप ये यहाँ पर इसका टैंक है जिसपे कैरोसिन फ्यूल डाला जाता है। और इसके अलावा इसके इंजन की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 22 नंबर है दैट इज YF-100 इंजन। तो यहाँ पर इस तरफ YF-100 दो इंजन लगे हुए, यहाँ पर भी इंजन लगा हुआ है और एक इंजन यहाँ बीच में लगा होता है जो कि 15 नंबर पे दिखाया जा रहा है YF-77 इंजन। तो ये सब इंजन एक साथ लगे होते हैं। पहली बार जब होता है लॉन्च तो ये एक साथ जलते हैं, ठीक है, ये बीच वाला पहले जलता है और इसको लेकर के जाता है और फाइनली ये दोनों जो होते हैं पहले ये सेपरेट होते हैं जब ये स्पेस में जाते हैं, उसके बाद ये नीचे का जो पार्ट है ये भी सेपरेट हो जाता है और फाइनली सिर्फ ये वाला पार्ट ऊपर और जाता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पेलोड ही बचता है। लेकिन ये सब चीजें तब होती हैं जब ये कंट्रोल्ड वे में चले, बट अब ये जो है रॉकेट पूरी की तरह अनकंट्रोल्ड हो चुका है। ऐसे में ये जो पूरा पार्ट है इसका वो अर्थ पर फॉल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइंटिस्ट ये बताया जा रहा है कि ये जो फॉल है वो मे बी ओशन में हो बट मोस्ट प्रोबेबली ये किसी ना किसी कॉन्टिनेंट पे हो सकता है, किसी कंट्री में हो सकता है, किसी रिहायशी इलाके में भी हो सकता है। तो ऐसे में ये चाइना की इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है जो इस तरीके की हरकतें करता है और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब चाइना का कोई रॉकेट अर्थ पे फॉल किया हो। हालांकि इसके पहले जो भी रॉकेट फॉल हुए हैं वो जनरली ओशन में फॉल हुए हैं। ऐसे में ये देखना अभी बेहद दिलचस्प होता है कि ये कहाँ पर गिरता है और कितना ज्यादा नुकसान कर पाता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रॉकेट है वो यहाँ पर नॉर्थ एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें और यहाँ पर अफ्रीका के साथ साथ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें से ये कहीं भी ये रॉकेट फॉल कर सकता है। दैट मीन्स कि आवर इंडिया इज इन टोटली सेफ एंड चाइना इज ऑल्सो द साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड these Pacific countries actually and Indian Ocean countries are very safe. There will be no any dangers. So I think most probably अगर ये किसी कंट्री पे गिरता है, मे बी अमेरिका पे गिरता है तो क्या होगा? Definitely it is very irregular and irresponsible of this China. तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी चीज आपको पता होगा कि जैसे भी एटमॉस्फेयर के बाहर अगर कोई चीज जाती है तो ज्यादातर टाइम क्या होता है जैसे आपको मैंने बताया कि जब ये पेलोड जो है ये रॉकेट जो स्काई में स्पेस में जाता है तो ये सब चीजें उससे अलग हो जाती हैं। लेकिन अलग होने के बाद फाइनली वो अर्थ पे आती नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है एटमॉस्फेरिक एंट्री। एक्चुअली आपको पता होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उसमें आप जब भी एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा आग लग जाती है, हीट होने की वजह से आग लगती
सकती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है। डेंस होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस ऑब्जेक्ट में फायर लग जाता है। तो जब इस तरह के ये कोई पार्ट्स जो इसके होते हैं और ये उनसे अलग होते हैं और फाइनली फॉल करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें फायर लग जाती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रॉकेट में काफ़ी हार्ड मटेरियल से बनाई जाती हैं, सब्सटेंस से बनाई जाती है, और इस तरीके से वैसा माना जा रहा है कि ये जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है इसका कि ये जब फॉल होगा तो आग लगने के बाद भी वो अर्थ पे गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकता है अगर ये रिहायशी इलाके में गिरता है तो। आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से चाइना की इररिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक देखा तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस, and if you don't have subscribed right now, so please do the subscribe and press the bell icon. Okay, जय हिंद, जय भारत।